अब देखो, तो लास्ट टाइम हम जो बात कर रहे थे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसी ने मुझे बताया था कैसे कैसे रेरर और डेंसर मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो रेरर और डेंसर कैसे मालूम कर सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ। ठीक है, ऐसे इसके थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो देख लेना, तब आपको समझ में आएगा हाउ वी कैन डिसाइड। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ऊपर बात चल रही थी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, the refractive index of a medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the light of the in the medium। तो हम यहाँ पे जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो किसके साथ, तो नीचे फॉर्मूला देख लो, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल डेफिनेशन, उसका कोई और पॉइंट नहीं है। मैथमेटिकल डेफिनेशन है व्हाट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स यानी अ नंबर। ठीक है, उसका सिंबल है एन। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, बट आप समझ लो हम वैक्यूम तो हमारे अर्थ पे तो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, एयर को, क्योंकि वैक्यूम के लिए तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम, मीडियम दैट मीन्स अगर आपने ग्लास लिया है तो ग्लास, वाटर लिया है तो वाटर, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। नाउ हियर सी बोथ, ऑलवेज याद रखना ये सिंबल, स्पीड ऑफ लाइट का जो सिंबल है वो क्या है, ऑलवेज सी, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम दैट इज कॉल्ड वी। ये सिंबल याद रखना, स्पीड सी का जो सिंबल है वो फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कॉल्ड सी। और वैक्यूम हम, हाँ बोलो। सर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी हो सकता है? वही तो बता रहा हूँ, वैक्यूम के देखो हमारे अर्थ पे वैक्यूम तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे वैक्यूम की जगह क्या लेते हैं, एयर। ठीक है, नॉर्मली लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में और एयर में होती है उसमें माइनर डिफरेंस है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दिस इज द सिंबल, ये याद रखना। अब रिलेटिव किसको कहते हैं, अगर आप ऑलवेज कंपेयर करते हो एयर के साथ तो हम सिर्फ उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, जिसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। हमारे पास दो हो गए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ये है, दैट मीन्स ऑलवेज कंपेयर विद द एयर और वैक्यूम। ठीक है, बट अगर दो मीडियम के साथ कंपैरिजन है तो समझ लो मीडियम 1 जो है, यहाँ पे सपोज हमने ले लिया, मीडियम 2 जो है ग्लास ले लिया, और मीडियम 1 जो है हमने सपोज वाटर ले लिया, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी कंपैरिजन वाटर के साथ है, एयर के साथ नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अगर आपने वाटर की जगह आपने एयर ले लिया तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली होता है एयर। पर जब वैक्यूम के साथ कंपैरिजन नहीं हो, सिंपल याद रखना, अगर वैक्यूम के साथ कंपैरिजन है देन इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर दो मीडियम का कंपैरिजन है, मीडियम 2 और एनी मीडियम 1, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जरा ध्यान से इस फॉर्मूला को जरा ध्यान से देख लो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जरा ग्रामर पे ध्यान देना भाई, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 दैट मीन हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, 1 के साथ। तो याद रखना ये 1 जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो क्वांटिटी कहां पे आ रही है, नीचे। ठीक है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सोच रहे हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, वो कहां पे आएगा, ऊपर। ठीक है, तो अगर समझ लो मैंने इस तरह लिख दिया, हाँ देखो इस तरह अगर मैंने लिख दिया एन ए बी, एक्चुअली इसको एन नहीं कहते हैं, ये ग्रीक लेटर है, उसको कहते हैं ईटा। क्या कहते हैं, ईट नहीं, ईटा, पर कभी कभी एन भी बोलते हैं टीचर्स, तो इट्स ओके, चलता है, क्योंकि हमें इतना अभी ग्रीक की जरूरत नहीं है। बाकी एक्चुअली ये ईटा, बीटा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारा उसमें उसको कहते हैं क्या, ईटा कहते हैं, पर जनरली बहुत सारे रेफरेंस बुक में भी एन भी दिया हुआ है, ईटा भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एन ही बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। अच्छा, मैं कह रहा था अगर मैंने लिखा है एन
ए और बी इस तरह लिखा है तो फॉर्मूला क्या आएगा, कौन बताएगा? इस फॉर्मूला को सोच के बताओ, रेज योर हैंड, जिसको पूछेंगे वही बोलेंगे, रेज योर हैंड। सर कैन यू रिपीट? मैंने जो एन ए बी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मैंने क्या लिखा है, एन ए बी, तो मुझे इस तरह फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? इस तरह फॉर्मूला बना है, एन ए ऊपर आएगा कि एन ए नीचे आएगा, एन बी ऊपर आएगा कि एन बी नीचे आएगा? बोलो मित। સર એન બી ઉપર આવશે અને એન એ નીચે આવશે. ओके, हाँ सर, एन बी बाय एन ए. रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, पहले हैंड रेज करो फिर बोलो, जिसको परमिशन दोगा वही बोलना। हाँ बोलो हरीश रे। सर एन ए सॉरी एन बी अपॉन एन ए। बी ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। यस ध्रुमी। हाँ ध्रुमी। सर एन बी अपॉन एन ए. ओके, बी ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा, सबका यही कहना है। चलो तो देख लेते हैं फिर से, यहाँ पे देख लो ध्यान से, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम में आएगा। तो ऑलवेज याद रखना, जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है वो ऊपर आएगा, और जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं वो नीचे आएगा। तो अगर मैंने लिखा है एन ए बी, तो इसका मतलब हुआ, देखो यहाँ पे जो नीचे, हाँ अब ये देखो, अच्छा ये मैं समझाना भूल गया, जरा देख लो यहाँ पे इस नोटेशन में देख लो, जो नीचे था वो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, वो याद रखना, इस तरह ऑपोजिट याद रखना, और जो ऊपर लिखा है वो एन के नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर समझ लो मैं सेंटेंस क्या बोल रहा हूं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, मीडियम ए। ये सेंटेंस मैंने इसको यहाँ पे अरेंज कर दिया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, यानी जिसका मुझे मेजर करना है वो ऊपर आएगा, ठीक है, जिसका मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है वो ऊपर आएगा, और जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वो क्या आएगा, नीचे आएगा। तो ऑटोमेटिकली देख लो, जो नीचे था वो एन में ऊपर है, और जो एन में नीचे है वो एन में ऊपर है, इस तरह याद रख लेना, ठीक है। और उसका वेलोसिटी के साथ कनेक्शन जरा देख लो, वो उल्टा हो गया, ये इसीलिए मैं समझा रहा हूं, जो ऊपर था तो वहां पे ऊपर है वेलोसिटी में, और यहाँ पे जो नीचे है वो यहाँ पे नीचे। ये एक्चुअली 11th में आपको आएगा, ये फॉर्मूला डिराइव करना आएगा पूरा, हमारे सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है कि कैसे ये होता है, हमें सिर्फ इनका रिलेशन याद रखना है, ठीक है। गॉट इट? वैसे मैं बता भी सकता हूँ अभी आपको, पर जरूरत नहीं, देखो चलो बता देते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अगर आप सोचो कि N2 का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे यहाँ पे है हमारे पास, ये रहा, N का फॉर्मूला क्या है, C अपॉन V, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं N2, तो यहाँ पे क्या आएगा, C अपॉन V2, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ N2 इज इक्वल टू C अपॉन, સર ટુ કે हेलो, હા વીડિયો છે સી ઓવર વીડિયો. ये सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ी देर बाद बोलना। हेलो, देख बहुत डिस्टर्ब। સર સી ખબર પડી તો વીડિયો ની વ્યૂ. देखो भाई, और N1 जो है इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, C अपॉन क्या आएगा, V1, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहाँ पे है N2 अपॉन N1, तो मैं मैथ्स लगा रहा हूं, सिंपल, साइंस को भूल जाओ। N2, तो N2 की वैल्यू क्या है, N2 की वैल्यू क्या है, ये रही, तो C अपॉन क्या आएगा, C अपॉन क्या आएगा, V2। अब देखो यहाँ पे N1 की वैल्यू, तो N1 की वैल्यू क्या है, C अपॉन क्या है, V1। तो अब आपको थोड़ा सा मैथ्स तो होता ही होगा, ठीक है, वो ज्यादा नहीं। तो अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, V1, क्योंकि दोनों साइड C कट हो जाएंगे, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा नीचे, तो ये क्या है, V2। ये हो गया डिराइव। जिसको डेरिवेशन लिखना हो साइड में लिख के रखे नोटबुक में, शायद कोई कभी पूछ ले कैसे आया, तो आप समझा सकते हो, कोई टफ नहीं है।
ठीक है, चलो आगे जाते हैं। गॉट इट? चलो तो नेक्स्ट, अब देखो ये हो गया। अब ये फॉर्मूला भी देख लो, तो मैंने आपको समझाया था 1 and 2। 1 and 2 क्या होगा, इनवर्स ऑफ 2 and 1 होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, n2 ऊपर और n1 नीचे आएगा, और यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, दोनों इनवर्स है इसके हिसाब से। इस फॉर्मूला को दोनों को यहाँ पे मैच करो तो आपको समझ में आएगा 1 and 2 इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 and 1। ठीक है, वैसे ज्यादा इसका कोई यूज आने वाला नहीं है। चलो नेक्स्ट, हाँ इसका यूज जरूर आएगा। ठीक है, और इसका यूज जरूर आएगा, वो देख लेना, ये इट इज ओनली फॉर द नॉलेज। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो स्नेल्स लॉ, अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं भाई। ये हमारे पास अब तक यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो जरा दिमाग में बिठा लो, आगे काम लगेगी। ये हमारा वैल्यू था। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ में जाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू 2, मीडियम 1 में से अगर मीडियम 1 में से अगर वो किस में जा रहा है, मीडियम 2 में जा रहा है, तो स्नेल्स लॉ कैसे लिखते हैं, तो साइन आई अपॉन साइन आर अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अभी जो हमने सीखा था वो साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, आई किसको कहते हैं, तो जब हम यहाँ पे क्या ड्रॉ कर देंगे, हम यहाँ पे क्या ड्रॉ कर देंगे, एक नॉर्मल, चलो अच्छी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप भूल गए हो तो फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर एक इंसिडेंट रे आ रहा है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। कहाँ पे चेंज कर लेगा, वो यहाँ पे चेंज कर लेगा। ये क्या हो गया, नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आई, और इसको हम कहते हैं आर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा है साइन आई अपॉन साइन आर, बट अब उसका रिलेशन याद रख लेना। अच्छा हाँ, अब ये देखो, ये इसको कहते हैं मीडियम 1 और इसको कहते हैं मीडियम 2। जरा ध्यान से देखना, मीडियम 1 के अंदर आई है, मीडियम 1 के अंदर आई है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, और मीडियम 2 के अंदर क्या है, आर है, तो मीडियम 2 के अंदर क्या है, आर है, तो ये फिर से अप डाउन हो गया। देख लो भाई, फिर से बता देता हूं, ये मीडियम क्या हो गया 2। ठीक है, तो मीडियम 1 के अंदर क्या है, आई। ठीक है, तो नीचे n1 है तो ऊपर क्या आएगा, साइन आई। अब जरा ध्यान से देखो, मीडियम 2 के अंदर क्या है, आर। ठीक है, तो अब मीडियम 2 के अंदर क्या आ गया, आर। तो ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, और हमने क्या किया, इसके हिसाब से अगर मैं आपको दे दूं, फिर से जनरली देख लो, सपोज मैंने लिखा है n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। अगर मैंने n2 अपॉन n1 लिखा है तो फॉर्मूला क्या आएगा n2 अपॉन n1 का, तो यहाँ पे 1 के अंदर क्या बन रहा है, मित रेवा दे, 1 के अंदर क्या बन रहा है, साइन आई। अभी दिखाई थी ना फिगर भाई, ये 1 है और ये 2 है, इसके अंदर क्या बन रहा है, आई, और इसके अंदर आर बन रहा है। मित रेवा दे, एरोज ना कर। n2 साइन के 1 है, 1 के अंदर क्या बन रहा है, आई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई, और मीडियम 2 के अंदर क्या बन रहा है, आर। ये हो गया स्नेल्स लॉ, वेरी सिंपल। और मैंने जो सिखाया उसके हिसाब से n2 अपॉन n1 है, तो हम सिंबल क्या लिखेंगे, जो नीचे आता है वो ऊपर आएगा n में, तो ये 1 और ये हो गया 2। ये बहुत याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अब चलो एक आपको एग्जांपल दे देते हैं, मुझे बताना, सब लोग सोच के बताना। अब मैं यहाँ पे अलग थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मीडियम 3 और यहाँ पे दे देता हूँ मीडियम 4। ठीक है,
मीडियम 3 के अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है उसको नाम दे देते हैं हम आई, और मीडियम 4 के अंदर जो बनता है उसको दे देते हैं मीडियम आर। ठीक है, अब मुझे बताओ इस फॉर्मूला को पूरा लिख के बताओ कैसे लिखेंगे। रेज योर हैंड जिसको आगे आता, पूरा तीनों चीजें लिखनी है, 1 2 और 3। कौन बोलेगा? कोई नहीं है भाई। ध्रुमी, हरीश्री, मीत, मेगा, हर्षा। बोलो हरीश्री। तो मैं सोच के बताओ। ट्राई करती हूँ। हाँ ट्राई करो। सर 3 and 2 इक्वल एक मिनट, टू तेरा आंसर मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, 3 and 2। हाँ 3 and 4 is equal to n4 upon n3. Sin I one minute, upon sin I upon sin n4 upon n3 करेक्ट, और is equal to sin I upon sin R. 1 मिनट, मेरा 11th का एक स्टूडेंट अंदर एंटर हो गया, उसको जरा बोल देना 5 मिनट वेट करना। हेलो उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, थोड़ा सा वेट कर 5 मिनट। मैं 10th के क्लास में हूँ, तेरे को मैंने 10th के क्लास में अंदर एंटर किया है, ठीक है? अच्छा तो तू लीव अच्छा, कर दे, कोई बात नहीं सर, गलती से हो मीटिंग को गया लीव लग रहा कर दे, फिर मैं व्हाट्सएप पे कहूंगा तब ज्वाइन करना। अभी 5 मिनट वेट कर ले, है। अच्छा ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके मीटिंग लीव कर दो। हाँ भाई देखो, N4 और N3, ठीक है? अब यहाँ पे क्या 3 and 4 लिखा हुआ है, N4 अपॉन N3। अब हाँ, अब बोल रहा था हर्षिया, क्या बोल रही थी यहाँ पे? कौन बोल रहा था? साइन का क्या आंसर आएगा? साइन sin I upon sin R. साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है? तो ये याद रख लेना भाई, इसको आपको न्यूमेरिकल में लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके हिसाब से ग्रामर जरा देख लेना कि ग्रामर में विथ रिस्पेक्ट टू कहाँ पे आता है, वो ध्यान से देख लेना कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला है न्यूमेरिकल में, और कैसे कहाँ पे लिखना है। विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो वो कहाँ पे आ रहा है? नीचे। इन शॉर्ट जिसकी कंपैरिजन होगी, जिसके साथ कंपैरिजन करेंगे उसको हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे। गॉट इट? तो ये जो है एक्चुअली दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। अच्छा, थोड़ा सा छोटा सा नीचे टॉपिक है वो बता देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है इसको सिर्फ याद रख लेना, बाकी जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली मैंने हायर लेवल से लिया हुआ है कि NA/N/W रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि जब आप स्विमिंग पूल में उतरते हो तो आपको बाहर से ऐसा लगता है कि स्विमिंग पूल है, या फिर जो वाटर के नीचे जो फ्लोर है वो इतना गहरा नहीं है पानी, ठीक है? तो वो उसको क्या कहते हैं? एपेरेंट डेप्थ, जो आपको बाहर से दिखती है। और जो एक्चुअल आप जब अंदर उतरते हो, पैर रखते हो अंदर, तो आपको लगता है कि इट इज जो हमने सोचा था इससे ज्यादा डेप्थ, तो दैट इज कॉल्ड रियल डेप्थ। इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे तो दैट विल गिव अस व्हाट? दैट विल गिव अस व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक ये भी फॉर्मूला है, और अभी हमारे काम का नहीं है, और याद रख लेना, ठीक है? वो आंसर मीटर में हो सकता है, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि भाई व्हाट इज द यूज ऑफ रिफ्रैक्शन। हम पढ़ते तो है रिफ्रैक्शन, पर उसका यूज कहाँ पे? तो ये यूज, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ लाइट याद रखना, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, मीटर का सेंटीमीटर करके पूछ लेंगे,
ठीक है, तब यहाँ तक रखते हैं। बाकी का आगे मैंने जो लोग मीटिंग में नहीं थे उनको मैंने वीडियो भेजे थे, वो वीडियो देख लेना। ठीक है, और यहाँ तक का पढ़ के रखना भी। मैं ट्राई करता हूँ कल या परसों लेक्चर अरेंज करने के लिए, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा। ओके ओके सर। ओके बाय। इसका पढ़ते रहना। हाँ Okay, sir. बाय। Bye, sir.